प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की सभा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक कारक लेकर के उपस्थित हैं। आओ शुरू करते हैं। उद्देश्य: छात्र कारक एवं इसके भेदों को समझने तथा परखने में सक्षम होंगे। दूसरा उद्देश्य है इसका छात्रों का व्याकरणिक पक्ष मजबूत होगा। उद्देश्य के बावजूद है बेटे कारक। कारक का अर्थ है करने वाला। क्या करने वाला? क्रिया करने वाला। अब कारक की परिभाषा लिखेंगे। संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट हो, उसे कारक कहते हैं। जैसे देखिएगा बेटे, राम ने रावण को बाण से मारा। ध्यान से देखिएगा, इस वाक्य में कर्ता कौन है? राम है। राम ने क्या क्रिया की? मारने की।
इसका मतलब क्या हुआ, राम का सीधा संबंध मारा क्रिया से है। मारा क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रावण पर। तो यानी पहले राम का संबंध मारा क्रिया से, मारा क्रिया का जो व्यापार है उसका प्रभाव किस पर पड़ा है, रावण पर। तो राम ने रावण को किससे मारा, बाण से। तो ये साधन है, तो इसका भी संबंध क्रिया से। कहने का मतलब ये है इस वाक्य में राम, रावण और बाण ये तीनों संज्ञा हैं, इन तीनों संज्ञाओं का संबंध क्रिया से है। तो यानी कारक का मतलब है क्रिया का करने वाला। आप देखेंगे बेटे कारक के मुख्य भेद। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, इसकी विभक्ति है ने। कर्म कारक, इसकी विभक्ति है को। कर्ण कारक, इसकी विभक्ति है से। संप्रदान कारक, इसकी विभक्ति है के लिए। इसके बाद है अपादान, इसकी विभक्ति कारक चिन्ह है से जुदाई। संबंध, इसका कारक चिन्ह है विभक्ति बेटे का, के, की। अधिकरण, अधिकरण कारक का जो चिन्ह है विभक्ति है वो है ने पर। और लास्ट है संबोधन, संबोधन कारक। इसका चिन्ह है हे, अरे, ओ। अब बारी बारी से इनकी परिभाषाएं लिखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला कारक है बेटे कर्ता कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का मोद हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन अंग्रेजी पढ़ता है। तो इस वाक्य में मोहन है कर्ता, इसने क्रिया करती पढ़ने की, तो क्या हो गया, पढ़ने की क्रिया करता है कर्ता कारक। अब इसके बावजूद है दूसरा कर्म कारक।
संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप जिस वस्तु या प्राणी पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, जिस वस्तु या प्राणी पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, संज्ञा सर्वनाम की स्वरूप संज्ञा सर्वनाम के उस रूप को कर्मकारक कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धोता है, तो इस वाक्य में करता है धोबी, धोबी ने क्रिया कर दी धोने की, तो इस क्रिया का असर प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कपड़े पर। तो जिस वस्तु या प्राणी पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म करते थे। यहाँ कपड़े हो गया कर्म, इस प्रकार इस वाक्य में कर्म कारक है। इसके बावजूद हमें आगे कर्म कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मनुष्य पैरों से चलता है, तो इस वाक्य में करता है बेटे मनुष्य, क्रिया करके चलने की क्रिया का साधन क्या है, पैरों से। तो पैरों से क्या हो गया, ये होगा कर्णकार, क्योंकि चलने की क्रिया का जो साधन है वो पैर है। इसके बावजूद है बेटे आगे संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए, संज्ञा सर्वनाम के उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे
उदाहरण लिखेंगे बेटे। माता पिता बच्चों के लिए कमाते हैं। तो इसमें करता है बेटे माता पिता, क्रिया कर दी कमाने की। माता पिता किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए, यानी जिसके लिए क्रिया की जाए, क्रिया किसके लिए की गई है? बच्चों के लिए। तो ये संपादान कारक हो गया। अब है इसके बावजूद बेटे नेक्स्ट अपादान कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से ना बेटा सुना अलग होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। पत्ता वृक्ष से गिरता है, तो इन दोनों वाक्यों में क्या बेटे, जो गंगा है वो हिमालय से अलग हो रही है, यानी हिमालय से। पत्ता वृक्ष से, जो पत्ता टूट गया और वो नीचे गिर गया, उसका उस वृक्ष से कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद है बेटे आगे अपादान के बाद अपादान के बाद है संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक बात का दूसरी बात के साथ संबंध प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे लक्ष्मण राम का छोटा भाई था। तो यहाँ पर क्या जो लक्ष्मण और राम इन दोनों का संबंध जोड़ दिया है का से। यह पुस्तक दिनेश की है।
तो इस वाक्य में पुस्तक का और देश का संबंध जोड़ दिया, किसने? की ने। तो संबंध कारक है। अब इसके बावजूद है अधिकरण कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का, क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर रखी है। तो इस वाक्य में क्या बेटे, जो मेज पर है ना, वो क्या बता रही है? उस स्थान का बोध करा रही है जहां पुस्तक रखी हुई है। तो मेज पर वो आधार है। किसका आधार है? पुस्तक जहां रखी गई है, पुस्तक का आधार है, उसका बोध करा रही है। और अंत में है संबोधन। संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या उसको बुलाया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखते हैं बेटे, अरे बालक, यहाँ क्यों खड़े हो? अरे राम, मेरी रक्षा करो। इन वाक्यों में बेटे क्या है, जो बालक है और जो राम है, उसको इन दोनों को संबोधित किया गया, पुकारा गया है। तो उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक है आपकी समझ में आ गया होगा। कल इसको अच्छी तरह से पढ़ के आएंगे। जय हिंद।